નક્કી કરો રોજ અને લિસ્ટ એક આપણે આપીએ સરકારને અમારા કયા કયા ખાવાના પદાर्थोમાં હાડકા લોહી અને માંસ મિલાવવામાં આવે છે। हमें हरास किया जाता था, टेररिस्ट बोला जाता था। और हम वहाँ दुकान पे गई और वहाँ पे उन दुकान वालों ने बोला यहाँ पे मतलब सामान नहीं है, उनके पास था। उससे पहले हम ऑनलाइन करते थे, उनको उन लोगों ने हमें सारा कुछ वहाँ पे बंद किया। और एक मेरी फ्रेंड थी, वो कैब में जा रही थी एयरपोर्ट, उसको एयरपोर्ट से मतलब नीचे लाए कैब से, उसको वहाँ पे पीटा उन लोगों। दोस्तों, इस देश में मंच से अब घर में बंदूक रखने की नसीहत सलाह हिंदुओं को दी जा रही है। और मजे की बात यह है कि भीड़ तालियां बजा रही है ये सब सुनकर। और ये सब हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे, सरकार प्रशासन की नाक के नीचे, गुजरात की धरती पर। जी हाँ, पूरा मामला क्या है आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सोचिए, अगर कोई आपका अपना जो बीमार हो, मानसिक रूप से परेशान हो, किसी दिन घर से निकले और लौट कर कभी ना आए क्योंकि कुछ लोग उसे सिर्फ उसके मजहब की वजह से मार डालें, कैसा लगेगा आपको? कर्नाटक के मैंगलुरु से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां अशरफ नाम के एक मेंटल अनस्टेबल मुस्लिम युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। जी हाँ दोस्तों, पीट कर मार डाला। पूरी खबर क्या है, क्या कुछ मामला है, सब कुछ आपको बताऊंगी। और कश्मीरियों को किस तरह से एयरपोर्ट पर भी अब मुसलमान और कश्मीरी होने की वजह से एयरलाइंस द्वारा तंग किया जा रहा है, आपको इसकी तस्वीरें, इसकी खबर भी दिखाऊंगी। पूरा वीडियो जरूर देखेगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए दोस्तों लाइक पहले कर दीजिए वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जब इस देश को आजाद कराने की बात आई तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का सहारा लिया, अहिंसा का रास्ता चुना, बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को नानी याद दिला दी और देश से भगा भी दिया। लेकिन आज हमारे देश में कुछ लोग दोबारा से बांटने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाने की चालें चल रहे हैं, घर के अंदर बंदूक रखने की सलाह दी जा रही है। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल एक कार्यक्रम में देगावाड़ा गौभक्त कालीदास बापू नाम के व्यक्ति ने खुलेआम हिंदुओं से ये कहा कि घर में अनिवार्य रूप से 12 बोर की बंदूक रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को उकसाते हुए ये कहा कि अगर कोई कहे कि हम घर में घुसकर हमला करेंगे तो उन्हें दिखा दो कि बंदूक से जवाब दिया जाएगा, बंदूक से उन्हें जवाब दो। सुनिए, आप गुजराती में ये बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप इनके जो हाव भाव थोड़ा देखिए वीडियो में देखकर। હિન્દુત્વને જગાડવું કઈ રીતે નક્કી કરો રોજ અને લિસ્ટ એક આપણે આપીએ સરકારને અમારા કયા કયા ખાવાના પદાर्थोમાં હાડકા લોહી અને માંસ મિલાવવામાં આવે છે, કઈ કઈ કંપનીના કયા કયા એવા કેમિકલ્સો નાખવામાં આવે છે જેથી કરીને ખાવાવાળાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે અને ધર્મ ભ્રષ્ટ થાય છે। હા, મારી પાસે બધું લિસ્ટ છે અને ખુલ્લેઆમ કહું છું સાહેબ, ખુલ્લેઆમ 29મી માર્ચના રોજ અમારા આનંદ આશ્રમ દેકાવાડાની અંદર इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और 27 अप्रैल की ये वीडियो बताई जा रही है। शेयर करते हुए वीडियो ये लिखा गया कि घर में अनिवार्य रूप से 12 बोर की बंदूक रखें। मैं खुलकर कहता हूं कि घर में गाड़ी ना हो तो चलेगा, लेकिन हथियार अनिवार्य रूप से रहे। 32 7 12 बोर की बंदूक घर में रखें। वे लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे घर में आकर हमला करेंगे, तो उन शैतानों को दिखा देना है कि एक बार आकर तो दिखाओ, हम बताएंगे कि क्या होता है। देकावाड़ा गौभक्त कालिदास बापू ने हिंदुओं को संबोधित किया और हथियार रखने और उनका उपयोग करने का आह्वान किया। आप सोचिए दोस्तों, किस मुसलमान ने कब ये कहा कि हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुम पर हमला करेंगे। खुद ये लोग इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम तो बेचारे हैं, हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हमको तो खतरा है। किससे खतरा है? जो 20% वाले 80% वालों को 20% वालों से खतरा है। सोचिए अब कि कैसी हास्यास्पद बात है ये। एक और बात सोचने वाली है दोस्तों कि क्या ये किसी धर्म गुरु की भाषा है या फिर किसी उग्र नेता की। ये बयान किसी नुक्कड़ पर नहीं दिया गया, ये मंच से बोला गया है, माइक पर बोला गया है, भीड़ के सामने बोला गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ताली भी बजी है इस बयान को सुनने के बाद। अब जरा सोचिए कि अगर कोई मुसलमान या दलित ऐसा कह देता है कि हथियार रखो, जवाब दो, तो अब तक अगर उसने कहा होता किसी मुसलमान या दलित ने, तो अब तक देश में कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, कितने चैनल जिहाद या उग्रवादी का तमगा चिपका चुके होते अब तक। लेकिन यहाँ पर सब चुप हैं, सब खामोश हैं। क्यों?
क्या देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बयान चिंता का विषय नहीं है? क्या ये सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसाना नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस देश में अब हथियार रखना धर्म की रक्षा बन गया है? इन सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन दोस्तों ये बेहद ही गंभीर बात है और ऐसे लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, जी हाँ बोलते नहीं है, बल्कि लोगों के मन में, उनके दिल में, दिमाग में जहर भरने का काम भी करते हैं अपने इस तरह के नफरती भाषणों से। और उसी जहर का नतीजा ये निकलता है कि मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, हिंदुवादी अब किस हद तक गिर चुके हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं किस हद तक गिर चुके हैं कि सोचिए कि एक बीमार इंसान को मार कर बहाना बना रहे हैं कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अशरफ एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से परेशान था, जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। हिंदुत्व भीड़ ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सोचिए एक मानसिक रूप से बीमार शख्स जिसके पास होश तक नहीं होता है, मानसिक रूप से अगर कोई बीमार होता है वो अपने आप में नहीं होता है, तो वो किसी के खिलाफ क्या बोलेगा, कैसे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा? साफ है दोस्तों कि एक बहाना था, एक अफवाह, एक झूठ जिससे जो है भीड़ ने अपने गुनाहों को जायज ठहराया और कुछ भी नहीं। असलियत ये है कि अशरफ की जान उसकी पहचान की वजह से ले ली गई, क्योंकि वो एक मुसलमान था। उसका घर आपके हमारे जो है घरों जितना ही आम है। वो जगह जहां उसकी माँ उसके लिए दुआ करती थी आज मातम में डूबा हुआ है। तस्वीरें देखिए आपकी किस तरह से उसे दफनाया जा रहा है। वो लोग जो कहते हैं कि भारत सबका है, उन्हें आज ये तस्वीर देखनी चाहिए कि क्या वाकई हमारा समाज इतना बीमार हो चुका है कि हम एक बीमार इंसान को भी मजहब के चश्मे से देखने लगे हैं। क्या इंसानियत मर चुकी है? ये सवाल सोशल मीडिया पर अब कुछ लोग दोस्तों पूछ रहे हैं। देखिए इस घटना को और ज्यादा विस्तार से अशरफ हुसैन उन्होंने शेयर किया है, वो बताते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में एक मुस्लिम युवक अशरफ की भीड़ ने क्रिकेट मैच के दौरान पीट कर हत्या कर दी। मृतक अशरफ पर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संदीप, राहुल, प्रदीप, धनुष, किशोर इत्यादि शामिल हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है दोस्तों और ना ही आखिरी। इस देश में इस वक्त क्या चल रहा है या आप न्यूज़पेपर की मैं आपको एक कटिंग दिखाना चाहती हूँ, उससे समझिए। देखिए आप स्क्रीन पर कि कई घटनाएं जो हैं, हेडलाइन है इस न्यूज़पेपर की। सबसे पहले जो मैंने आपको घटना भी मंगलुरु वाली बताई, उस घटना में देखिए लिखा हुआ है कि मंगलुरु में, अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। लिखा हुआ है कि मंगलुरु में मैच के दौरान पाकिस्तानी नारे लगाने पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, 15 गिरफ्तार। देखिए दूसरी खबर इसी तरह से, स्थानीय लोगों के हमले के बाद 16 कश्मीरी शॉल विक्रेता ने मसूरी छोड़ दी। स्थानीय लोगों के हमले के बाद 16 कश्मीरी शॉल विक्रेताओं ने मसूरी को छोड़ दिया है। मैंने आपको खबर अभी दिखाई से पहले वाले वीडियो में कि किस तरह से कश्मीर शॉल विक्रेताओं को बजरंग दल के लोगों ने पीटा, उनके साथ पिटाई की उनकी, और मारपीट के बाद गाली गलौज भी उनके साथ की। एक और खबर देखिए, पाकिस्तानी पिता और भारतीय माताओं के बच्चों की स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस असमंजस में है। इसके एक और देखिए, इसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, किशोर पर हमला, पाकिस्तानी झंडे पर पेशाब कराने को मजबूर किया। यह हेडलाइन है। एक और खबर, भोपाल विधायक पर पहलगाम का असर, भाजपा नेता ने जान को खतरा बताया। ये दोस्तों देश में इस तरह की खबरें आज हर तरफ न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों ये जो है नॉर्मल हो गया है। जी हाँ, ये सब जो है इस देश में अब नॉर्मल हो गया है। और क्या वाकई में हमें इसे नॉर्मल मान लेना चाहिए? और अगर नहीं तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, अगर वाकई सरकार शांति चाहती है। देखिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए पत्रकार मुकेश कुमार हैं, वो लिखते हैं कि पूरे देश में हिंसा फैल गई है। कौन है ये हिंसा फैलाने वाले लोग? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये किस दल, संगठन, धर्म के लोग हैं? इस हिंसक वातावरण में कौन सुरक्षित बचेगा? ना आप ना आपका देश। ये दोस्तों लिखा गया है इनके द्वारा। और वाकई आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है आज इस देश में। हर तरफ इस तरह की घटनाएं, हर तरफ इस तरह की बातें सुनने को, कभी कोई किसी मुसलमान को पीट रहा है, भारत पाकिस्तान से आए लोगों का जो है आने जाने पर बवाल हो रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है इस देश में? बेहद ही गंभीर स्थिति इस देश में पैदा हो गई है वाकई में। अब देखिए कश्मीर की अब बात करते हैं, कश्मीर पर आते हैं। खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है इस पे कि टेरर इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर 2591
2014 और 2023 यानी कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में जम्मू कश्मीर में यानी कि 10 साल में जम्मू कश्मीर में 2591 आतंकी हमले हुए हैं। 2014 से 2023 यानी कि भाजपा के 10 साल में 2591 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं। दोस्तों देखिए, कृष्णा कांत हैं पत्रकार जो लिखते हैं इस खबर को शेयर करते हुए कि भाषणबाजी होती है कि हमारे राज्य में आतंकी हमले नहीं होते। पंडित नेहरू कहते थे कि अगर आरएसएस वाले कहें कि वे पूरब जा रहे हैं तो उन्हें पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में ढूंढना चाहिए। अब दोस्तों बताइए कि कहा जाता है कि देश में शांति है, जम्मू कश्मीर में शांति है, धारा 370 हटाने के बाद शांति जो है लाने की बात कही गई थी जम्मू कश्मीर में, और हाल क्या है, भाजपा के ही 10 साल में 2591 आतंकी हमले हुए हैं और उसके बाद भी ब्लेम किस पर डाला जाता है? मुसलमानों पर। दोस्तों कश्मीर में आतंकवाद रोकने में सरकार नाकाम है और निशाना कश्मीरियों को बनाया जा रहा है। सोचिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, देश की सेवा करना चाहते हो, लेकिन एयरपोर्ट पर सिर्फ इसलिए रोका जाए, आपको आपके ऊपर शक किया जाए, आपको जलील किया जाए क्योंकि आप एक कश्मीरी हैं। ऐसा हुआ है 26 अप्रैल को दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट जो बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में जो है एमडी कर रही है, अपनी बहन के साथ श्रीनगर लौट रही थी। उसका नाम है सना, ये बदला हुआ नाम इस खबर में बताया गया है। सना, उन्होंने ये बताया बाकायदा कि उनकी बहन के पास स्टूडेंट टिकट था और नियमों के अनुसार वो एक लैपटॉप बैग के साथ जा सकती थी, लेकिन स्पाइस जेट के स्टाफ ने उन्हें रोक लिया और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। सना का ये आरोप है कि स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी की, बार बार बैग की जांच की और सिर्फ उनके कश्मीरी होने की वजह से उन्हें शक की निगाह से देखा गया। यहाँ तक कि कहा गया कि यू कश्मीरीज आर अ थ्रेट, यानी कि तुम कश्मीरी खतरा हो। क्या ये किसी सामान्य मुसाफिर से की जाने वाली बातचीत है दोस्तों? क्या ये एक प्रोफेशनल एयरलाइन का व्यवहार है? सोचिए, सना ने हर सिक्योरिटी चेक पास किया होगा, हर नियम फॉलो किया होगा, लेकिन फिर भी उन्हें एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, समझा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी हैं। ये घटना सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं है, ये कश्मीरियों के खिलाफ एक सोच का हिस्सा है जिसमें शक, नफरत और अपमान भरा हुआ है। एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की जो देश में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम कश्मीरी मुसाफिरों का क्या हाल होगा? आप खुद सोचिए। क्या एयरलाइनों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है या फिर नफरत की ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि आप कश्मीरियों के साथ इस तरह से नफरत भरी बात करो? क्या आप किसी के नाम, भाषा या चेहरा है उसकी पहचान और सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है? स्पाइस जेट को इसका जवाब देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये व्यवहार बिल्कुल अमानवीय है और वाकई में बेहद गंभीर भी है। ये कोई एक घटना नहीं है कश्मीरियों के साथ जो इस देश में पहलगाम के बाद हो रही है। एक और देखिए, एक और घटना सामने आई। द मुस्लिम ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कश्मीरी सारे टेररिस्ट हैं, उन्हें यहाँ से निकालो। एक आंटी ने कश्मीरी छात्र से ये कहा, एक आंटी ने कहा। आप खुद सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं कश्मीर के लोग। हमें हरास किया जाता था, टेररिस्ट बोला जाता था। हम वहाँ दुकान पे गई और वहाँ पे उन दुकान वालों ने बोला यहाँ पे मतलब सामान नहीं है, उनके पास था। उससे पहले हम ऑनलाइन करते थे, उन लोगों ने हमें सारा कुछ वहाँ पे बंद किया। और एक मेरी फ्रेंड थी, वो कैब में जा रही थी एयरपोर्ट, उसको एयरपोर्ट से मतलब नीचे लाए कैब से, उसको वहाँ पे पीटा उन लोगों ने। ये दोस्तों छात्र हैं, ये जो सारे आपने जिनको सुना ये सब छात्र हैं। चंडीगढ़ के कॉलेजों में उत्पीड़न और यातना का सामना करने वाले छात्र सिख समुदाय की मदद से कश्मीर वापस लौट रहे हैं और क्या बता रहे हैं आपने सुन ही लिया कि किस तरह से उनके खिलाफ माहौल एक तरह से तैयार किया जा रहा है। जब मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, उस बीच उसके बावजूद जो मुस्लिम युवक हैं वो जो है आगे बढ़ रहे हैं लगातार। देखिए खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों ने डीएम नीट एसएस परीक्षा में हासिल की ऐतिहासिक सफलता। जी हाँ, नीट एसएस परीक्षा में जो है ऐतिहासिक सफलता 14 मुस्लिम छात्रों ने हासिल की है, जबकि मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो पंचर बनाने वाले, टायर बनाने वाले हैं। लेकिन ये खबर वाकई में उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस तरह की मानसिकता
मुसलमानों के लिए रखते हैं। क्योंकि दोस्तों एक गरीब इस तरह का काम करता है और गरीबी ही उसे पढ़ने नहीं देती, गरीबी ही उसे जॉब लेने नहीं देती, बेरोजगार रखती है और मजबूरन उसे इस तरह का काम करना पड़ता है। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर टायर पंचर बनाने वाला कोई नहीं होगा तो जो गाड़ियों से अमीर लोग घूमते हैं उनका क्या होगा? सोचने वाली बात है ये। अब देखिए एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। पाकिस्तान से जिन लोगों ने भारत में हिंदुस्तान में शादी किया है उसको लेकर बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। इतना हवा बना दिया गया है इस चीज को कि भाई देखो इस मुसलमान ने पाकिस्तान की लड़की से शादी कर ली। और सीमा हैदर जैसी महिलाएं जो पाकिस्तान की होकर यहाँ इंडिया में आकर रह रही हैं एक हिंदू से शादी करके, उस पर कोई बवाल नहीं। और जो लोग वापस जा रहे हैं पाकिस्तान से, जो जिनको निकाला जा रहा है हिंदुस्तान से पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है, उनकी लिस्ट में सीमा हैदर का नाम तक नहीं है। और देखिए खबर देखिए, सीआरपीएफ जवान की पत्नी पाकिस्तानी है और मुनीर खान नाम है, सीआरपीएफ के जवान है मुनीर खान, उनकी पत्नी मिलन खान पाकिस्तानी है। उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की। तो अब इसको लेकर बवाल जो है छिड़ा हुआ है। देखिए आरएसएस का ये ट्विटर हैंडल, आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाने वाला देखिए ये ट्विटर हैंडल है और जिसमें ये इस तरह से इसको हवा बनाकर पेश किया गया है इस खबर को कि ये खबर आपको चौंका देगी। सीआरपीएफ जवान की पत्नी निकली पाकिस्तानी। सीआरपीएफ जवान मुनीर खान ने पाकिस्तानी मिनल खान से शादी की थी। साल 2024 में दोनों ने ऑनलाइन शादी रचाई थी। ऑनलाइन जो है निकाह पढ़ा था उन्होंने। अब सरकार के आदेश के बाद मिनल खान को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना है। मिनल ने कहा कि अब पता नहीं कब अपने पति से मिल पाऊंगी। सरकार के आदेश के बाद कई तरह के नए जो है खुलासे हुए हैं। अब इसमें खुलासे की कौन सी बात है? क्या जो इस देश में सीमा हैदर जैसी महिलाएं नहीं है जिनका सूची में नाम भी नहीं डाला गया है, उनको सजाकर इस देश में रखा गया है, वो क्या है कैसी हैं? कोई देश को लगातार लोग उनके खिलाफ ये कहते हैं कि देश को खतरा है सीमा हैदर की वजह से, किसी दिन देश में कुछ बड़ा हो जाएगा तब पता चलेगा सरकार को। लेकिन उसके बावजूद उनको जो है पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। और अब इस तरह की खबर आती है कि एक पाकिस्तानी महिला जो अपने पति के साथ निकाह करके हिंदुस्तान में रहती हैं उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और हवा लोग बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अजीबोगरीब कमेंट कर रहे हैं कि ऑनलाइन निकाह ये वो ऐसा वैसा। आप सोचिए दोस्तों कि ये नॉर्मल बात है क्या? आपस में दो मुल्क के लोग शादी नहीं कर सकते? मिस्र से लड़कियां शादी करती हैं हिंदुस्तान के लड़कों के साथ, यूरोप की लड़कियां शादी करती हैं, अमेरिकन शादी करते हैं, जापान के लोग शादी करते हैं। तो अगर पाकिस्तानी लड़की यहाँ पर शादी करके आ रही है तो आपको क्या दिक्कत है? वो तो हिंदुस्तान की बहू हुई ना। उसके बावजूद इस तरह का हवा बना के उसे पेश करना कितना सही है? आप ही बताइए कॉमेंट में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।